गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी। इसका जो 6 क्लास की एनसीईआरटी उसका सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वह है कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब और कहाँ कैसे, इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि लोग प्राचीन काल में कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे और उनकी जीवन शैली क्या थी। इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए देखते हैं पहले लोग कहाँ रहते थे, यात्रा क्यों करते थे, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि नर्मदा तटी के तट पर रहते थे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर क्या हुआ, गारो और बिंद पहाड़ियाँ, सिंध और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और सोन। यात्रा देखेंगे आजीविका की तलाश में, प्रदेशों और संस्कृत का विस्तार, रोमांच की खोज और संस्कृतियों की। इस चीज़ के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देश का नाम कैसे पड़ा, अतीत के बारे में कैसे जाने, जो पुरानी तिथियां हैं उसके बारे में कैसे जाने, उसका क्या महत्व है, इस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर है रसीदा का एक सवाल। जो रसीदा एक बार बैठी थी और वह अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी और 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यदि कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था, इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैप के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोग रहते कहाँ पर थे। तो नर्मदा तटी के तट पर, जहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही संग्रह करते थे। वह जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। देखो, जो नर्मदा तट के किनारे रहते थे, इनका साफ साफ कहना ये है कि जो नर्मदा तट के किनारे रहते थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको वहाँ के जंगल के बारे में, वहाँ के आसपास एरिया के बारे में पता था, परिचित हो, और अपना भोजन कहाँ से लेते थे, जड़ों से। और जैसे फल फूल हो गया, और लोगों जानवरों का शिकार किया करते थे। वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे जिसे वो आखेटक कहते थे। चलिए आगे देखते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर क्या हुआ था। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो हैं, उत्तर और पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर पड़ती हैं। तो ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में सब 8000, लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसल वहां उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने सबसे पहले वहां भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे आदि पशुओं को पालना शुरू किया था, वहां पालतू बनाना शुरू कर दिया था। वे लोग एक गांव में रहते थे, गांव में रहते थे। चलिए आगे देखते हैं गारो और विंध्य पहाड़ियाँ क्या हैं। उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ वाले क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वह स्थान विषय सिंचन और उत्तर में स्थित थे। गारो और विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले क्या उपजाया गया, चावल की खेती सबसे पहले गारो और विंध्य पहाड़ियों के पहाड़ियों पर किया गया, गेहूं की फसल, धान की फसल, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं सिंध और उसकी सहायक नदियां की थी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सिंध और उसकी सहायक नदियां, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले सबसे पहले। चलिए आगे देखते हैं गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे, जैसे गंगा और जो उसकी सहायक नदियाँ थीं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी आदि जो नदियाँ थीं, उसके उन्हीं तटों के किनारे नगरों का भी विकास हुआ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो गंगा का दक्षिण, गंगा जो नदी थी उसके जो दक्षिण वाला भाग था, जो मगध के नाम से जाना जाता था, वह वर्तमान में जो है बिहार में पड़ता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ का शासक बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। जो है बिहार का जो एक राजा था और बहुत ही शक्तिशाली था, उसने एक राज्य की स्थापना की और इस तरह के
बाद में कई ऐसे राज्यों की स्थापना की गई है। चलिए आगे देखते हैं। यात्रा आजीविका की तलाश में प्रदेशों का विस्तार का रोमांचक। लोग यात्रा क्यों करते थे, किसकी तलाश में यात्रा करते थे, क्यों यात्रा करते थे और क्यों यात्रा करना जरूरी था, इसके बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। यात्रा, सभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सामान्य इसका मतलब यही है कि लोग कुछ काम की तलाश में, या कभी जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या भूस्खलन हो गया, इस तरह के कारण होने पर हैं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और जैसे कहीं युद्ध होना है तो युद्ध की तलाश में भी जाया करते थे, जैसे एक राज्य से दूसरे स्थान पर, दूसरे राज्य पे जो है दूसरे लोगों पर युद्ध करना है, इसके लिए जाया करते थे सेनाएं लेकर के। तो चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक लोगों का काम क्या था। धार्मिक जो गुरु थे उनको शिक्षा सलाह देते थे हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु थे वो लोगों को शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा दूसरे कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों खोजने की उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो नए नए स्थानों की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इन सभी यात्रियों को लोगों को एक साथ जो है जाते थे तो एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देश का नाम कैसे पड़ा। जो अपने देश में हम प्राय इंडिया, अपने देश को इंडिया या भारत जैसे नाम से पुकारते हैं, तो इसका नाम कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। जो 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानियों थे, तो उन्होंने सिंधु को जो है इंडोस कहते थे, वो जो है सान ही कहते थे, वह हा कहते थे, हिंदोस अथवा इंडोस। और इस नदी को पूर्व में जो स्थित भूमि थी उसको उत्तर प्रदेश का इंडिया कहा। उत्तर प्रदेश की भूमि थी, सॉरी, जो नदी में पूर्व में स्थित भूमि थी उसको इंडिया कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। पहले भारत का नाम जो है प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उनके एक समूह के प्रयोग के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए हुआ जाने लगा। पहले तो जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके समूह के लिए किया जाता था। उसके बाद में जब इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है तो इसका बाद में प्रदेश जो है देश का नाम पड़ गया है। चलिए आगे देखते हैं। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत क्या क्या थे। जैसे अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, पांडुलिपि के द्वारा, अभिलेख, लिखित स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा। इसके हम एक एक के बारे में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले पांडुलिपि क्या होती। पांडुलिपि कुछ इस प्रकार की होती थी जिसमें लिखा हुआ था, ताड़ के जो पत्र होते थे, ताड़ के पत्रों पर लिखा हुआ होता था बुर्ज के जो पेड़ की छाल से। तो पांडुलिपि ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैनस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ निकला है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैनस्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन शब्द के मेनू, जिसका अर्थ हाथ से है यानी कि निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थे। भोजपत्र पर जो है लिखी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। अभिलेख। अभिलेख कुछ इस प्रकार के दिखाई देते थे, जैसे पत्थरों पे लिखा गया हो, पत्थरों पे जैसे लिखते थे वो, उसे हम अभिलेख कहते हैं। आगे देखते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इन पर शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण मिलता है। जैसे उन पर शासक, जो पहले शासक शासन किया करते थे, उनके आदेश क्या थे, उनकी प्रशंसा किस लिए की जाती थी, उनकी वंशावली क्या था, उनके कार्य क्या थे, इसके बारे में उस पर लिखा हुआ होता था। चलिए आगे देखते हैं। लिखित स्रोत क्या है। लिखित स्रोत जो है
महाकाव्य, कविताएं तथा नाट्य आदि। इनमें से कई संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल में लिखी हुई मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृतिक भाषा थी वह आम लोगों की भाषा प्राकृत भाषा थी। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे ये हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य जो इस तरह के लिखे होते थे, मटका जैसे हो गया, इस तरह के पुरातात्विक कुछ साक्ष्य भी मिले हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पत्थर और ईंट से बने इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों के अवशेष इत्यादि। इनमें औजार, बर्तन, हथियार और आभूषण, मुहरेब इत्यादि का जो है साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की अस्थियां इत्यादि भी प्राप्त हुई हैं। जो है ये सब अवशेष मिले हैं। उसके बाद में जो जानवरों की जो अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। चलिए देखते हैं अतीत एक या अनेक। अलग अलग समूह के लोग जो है अलग अलग अतीत के अलग अलग मायने रखते थे। उदाहरण के लिए आज जब अंडमान द्वीप जो अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। जो वर्तमान में अंडमान और निकोबार हैं, वहाँ के लोग जो है मछलियां तथा फल फूल आदि शिकार करके भोजन अपना प्राप्त करते थे। इसके विपरीत जो है शहर में रहने वाले, जो शहर में लोग रहते थे, वो खाद्य की आपूर्ति के लिए वो अब दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। वो जो है अपने हाथ तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। तिथियों का मतलब क्या था? तिथियों का मतलब यह है कि जो कृषि का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तिथियों का मतलब क्या है। तिथियों का मतलब वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 वर्ष अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वे वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। वर्तमान की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां क्या हैं? अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईपू, ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। जो बीसी है इसका जो है फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों में पहले ईडी, हिंदी में ई लिखा पाते हैं। ई यह जो है इनो डोमिनी, जो ईडी है इसको इनो डोमिनी के नाम से दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो जा गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। बिफोर प्रेजेंट जो यानी कि वर्तमान से पहले है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।